नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 12th क्लास की समकालीन विश्व राजनीति। टॉपिक था शीत युद्ध और शीत युद्ध में सब टॉपिक था दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ में अपन पढ़ेंगे कि दो महाशक्तियाँ अपना अपना प्रभाव फैला रही थी। ये दो महाशक्तियाँ अपना अपना जो गुट है उसमें देशों को सम्मिलित कर रही थी। तो यह जो छोटे देश थे उनको अपने गुट में दोनों सम्मिलित करने की एक होड़ सी लगी हुई थी। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। ये छोटे देश थे, इनके पास क्या रास्ता था कि या तो सोवियत संघ की तरफ चले जाएं या अमेरिका की तरफ चले जाएं। ये विभाजन जो है, विश्व का जो विभाजन है दो ध्रुव में, ये बड़ा खतरनाक था। ये विभाजन शुरू कहाँ से होता है वो देखो। ये शुरू होता है यूरोप से। ये विभाजन शुरू होता है यूरोप को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो आता है पश्चिमी यूरोप और एक आता है पूर्वी यूरोप। दोस्तों, जो पश्चिमी यूरोप है ये अमेरिका के खेमे में चला जाता है और ये सोवियत संघ के खेमे में चला जाता है। पश्चिम यूरोप पर अधिकार या क्षेत्र जो है वो किसका, अमेरिका का हो गया और पूर्वी पर किसका हो गया, सोवियत संघ का। अब मैं आपको जो बता रहा था, छोटे जो देश थे उनका क्या, इनका अपना निजी हक मतलब जो निजी स्वार्थ कहे वो भी एक था। जैसे ये देश, ये छोटे देश अमेरिका में सम्मिलित हो रहे हैं तो अमेरिका को तो लाभ है, बाकी छोटे देशों को लाभ ये था कि उनको आर्थिक सहायता मिलती थी, इनको हथियार मिलते थे और इनका खुद का जो पड़ोसी देश थे, ये छोटे देश थे, इनके भी तो पड़ोसी देश थे, तो उनसे भी अपने आप को ये मजबूत स्थिति में लाना चाह रहे थे। इसलिए ये क्या कर रहे थे, मतलब या तो इस खेमे में या इस खेमे में सम्मिलित हो रहे थे। जब यूरोप का विभाजन हुआ, दो भागों में बट गया, दो ध्रुवीय विश्व हो रहा है, स्पष्ट रूप से ये बट चुका। तो यहाँ एक 1949 में एक संगठन बनता है, उसका नाम था नाटो। उसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये नाटो में 12 देश थे। कितने देश थे? 12 देश थे। इस 12 देशों का ये माना जाता था, ये घोषणा की इसमें कि उत्तरी अमेरिका व यूरोप, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका व पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, इन देशों में किसी एक पर भी आक्रमण होता है, इन देशों में किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो ये सभी देश ये समझेंगे कि ये आक्रमण मेरे ऊपर हुआ है और उसका जवाब सभी मिलके देंगे। मतलब एक संगठन बन गया। क्या बन गया? एक संगठन बन गया। वैसे ही इधर एक संगठन बना, वैसे ही सोवियत संघ ने 1955 में एक संगठन बना के दिया, वारसा। एक वारसा संधि बनती है, वारसा कहते हैं इसको। इसका काम ये था कि जो नाटो है उसको, इसके प्रभाव को रोकना। वारसा काम क्या था? इसके नाटो के प्रभाव को रोकना।
अब देखो कैसे कैसे गुट बन रहे हैं, कैसे कैसे मतलब एकता होती जा रही है। आगे इसमें देखें तो जो सोवियत संघ था और जो अमेरिका था, अमेरिका ने क्या किया, मतलब एशिया, जो पूर्वी एशिया है, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, पश्चिमी एशिया है, इनमें अपना प्रभाव डालना शुरू किया और वो ही मतलब संगठन की एक नीति अपनाते हैं। वही क्या करते हैं कि संगठन की नीति अपनाते हैं, संगठन की नीति अपनाते हैं। यहाँ दो संगठन ये बनाते हैं, इसका नाम था सेटो। ये घटना है 1954 की। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन। दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन, जैसे नाटो बनाया ना वैसे इसने यहां भी एक बना दिया। इसको वैसे देखें, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही 1955 में एक बना सेंटो, 1955 यह संगठन बनाया। ये था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, केंद्रीय संधि संगठन। ये अपने अपने गुटों में सम्मिलित कर रहे थे और अपने आप को क्या कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। इसके साथ जब इन्होंने ये बनाया तो सोवियत संघ ने जो उत्तरी वियतनाम है, उत्तरी कोरिया है, इनमें अपना प्रभाव मजबूत किया। क्या किया, अपना प्रभाव मजबूत किया। तो यहाँ एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि दो ध्रुव जो विश्व का आरंभ हुआ वो कहाँ से होता है, यूरोप है। यूरोप को दो भागों में बांट दिया जाता है। जो पूरी यूरोप है उस पर अधिकार है सोवियत संघ का, जो पश्चिमी यूरोप है उसका अधिकार किसका है, अमेरिका का। ये दोनों अपने अपने एक संगठन बना रहे हैं, एक मतलब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी अपनी मजबूत स्थिति के लिए ये अपने संगठन बना रहे हैं। अमेरिका ने 1949 में नाटो बनाया। नाटो का मतलब है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें जो 12 देश सम्मिलित था, 12 देशों का यही था कि किसी पर आक्रमण होता है तो सब पर आक्रमण माना जाएगा और सभी इसका मुकाबला करेंगे। इसको रोकने के लिए सोवियत संघ ने वार्सा का गठन किया 1955। इसके बाद में एशिया, जो पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है या पश्चिमी एशिया है, इसमें अमेरिका ने वही नीति अपनाई और सेटो का यह गठन करता है 1954 में, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। वैसे ही सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 में करता है, केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही थी। अब बात आती है कि कुछ देश ऐसे थे जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे। वो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों से। अब ये देश ये सोच रहे थे कि यदि हम किसी दोनों गुटों में किसी भी में सम्मिलित हो जाते हैं
तो हो सकता है कि अपनी स्वतंत्रता वापस छिन जाए। बड़ी मुश्किल से तो स्वतंत्रता मिली है और वापस छिन जाए। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चला, वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। वो दोस्तों था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। जिसमें भारत भी एक देश था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यही अर्थ था कि ये किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं था। ये अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते थे। ये अपना आर्थिक विकास करना चाहते थे। सभी मिलकर आर्थिक विकास करना चाह रहे थे। अभी बात ये आती है कि छोटे जो देश हैं, सॉरी एक मिनट, जो छोटे देश थे उनको क्या फायदा था, या मैं ये कहूं कि जो दो महाशक्तियां थी वो अपने आप में इतनी महाशक्तियां थी, तो छोटे देशों को सम्मिलित करने की कहां जरूरत पड़ रही थी। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं। देखो, ये लिटिल बॉय है, ये फैटी मैन है। ये दो बम गिराए थे अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। इनका वजन बताते हैं 15 किलो टन। ये मान के चलो, इन्होंने इतना विध्वंस वहां मचा दिया था कि आज भी वहां लोगों के समस्या आ रही है। दोस्तों मुझे ये बताओ कि 1950 के लगभग से, 1950 से ही ये दोनों जो देश हैं, सोवियत संघ और जो अमेरिका है, ये परमाणु परीक्षण करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? परमाणु परीक्षण करते आ रहे हैं। और इन्होंने कितना बना रखा है, देखो 15,000 किलो टन परमाणु बम क्षमता। देखो 15,000 किलो टन, कहाँ 15 किलो टन का ही इतना खतरनाक है जो आज भी समस्या आ रही है। और ये देखो 15,000 किलो टन, मतलब इससे 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है ये। ऐसी मतलब इनके पास परमाणु बम है। कितना खतरनाक होगा दोनों के पास। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब ये इतने शक्तिशाली थे तो छोटे जो देश थे उनको क्यों सम्मिलित किया। तो इसके फायदे क्या है वो बताऊं आपको। एक तो इनको फायदे कि जो छोटे देश थे इनसे इनको जो खनिज है, तेल है, वो मिलते थे। दूसरा ये है कि इससे भूभाग, जो इनका भूभाग है ना, वो काम में लेते थे। भाई इनको लग रहा था युद्ध होगा तो इनके भूभाग अपने काम में लेते थे। इनका जो क्षेत्र था, ये मान लो कि आप मतलब युद्ध में तो काम लेना ही लेना है, और इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए भी काम में लिया जाता था। अगली बात ये देखें कि ये छोटे देश थे, इनके जो सैन्य शक्ति थी या सैनिक थे, उनका खर्चा भी ये उठाने में सक्षम थे या उनके ऊपर डाल दिया जाएगा। ये भी इनकी एक सोच थी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इनका एक छोटे देशों का, आपको मैं एक और बताऊं कि जैसे मान लो ये खेमा है, इसमें काफ़ी देश हैं, और एक ये सोवियत संघ वाला खेमा है, उसमें कम देश हैं।
तो देखो विचारधारा के आधार पर तो ये देख रहे हैं ना कि इसके पास ज़्यादा है, तो मोरल सपोर्ट तो है ना इसके पास। एक खेमे में दिखता है कि हाँ इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। ऐसा लगता है कि जो उदारवादी लोकतंत्र है, मतलब पूंजीवादी है, वो बाहरी है किसके ऊपर, साम्यवाद है। या ये लगता है कि साम्यवाद भारी किसके ऊपर है, उदारवादी लोकतंत्र या पूंजीवाद पर भारी है। ये एक इनका विचारधारा का भी मतलब सपोर्ट मिलता था, इसलिए इन छोटे जो देश थे ना उनको ये सम्मिलित करते थे। दोस्तों शॉर्ट में वापस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। दो ध्रुवीय विश्व आरंभ की बात चल रही है। विश्व दो ध्रुवों में बट गया और बटने की शुरुआत कहाँ से होती है, यूरोप से होती है। एक पूर्वी जो यूरोप है, एक पश्चिमी यूरोप है। पूर्वी यूरोप है वो सोवियत संघ में सम्मिलित होता है, तो पश्चिम यूरोप किस में होता है, अमेरिका में सम्मिलित होता है। ये जो छोटे देश थे इनका अपना निजी फायदा था, क्योंकि इन अपने आप को भी ये मजबूत करना था। तो किसी बीच क्षेत्र में या किसी खेमे में जाते हैं, किसी जो गठबंधन में जाते हैं, तो अपने आप को वो क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। और एक ये भी है कि दूसरा जो राष्ट्र जो खेमा है उससे भी इसकी सुरक्षा मिलती है, वो और उसके सहायक जो देश है उनसे क्या मिल जाती है, उसको सुरक्षा मिल जाती है। ऐसे जो पूर्वी राष्ट्र जो पश्चिमी जो यूरोप था उसमें क्या किया कि नाटो की स्थापना हुई। 12 देश मिलकर नाटो की स्थापना की, वो अपने आप की सुरक्षा के लिए की। उसमें एक आगे एक पर आक्रमण होगा तो सभी पर होगा, ये मान के चलें। उसके रोकने के लिए 1955 में सोवियत संघ ने किया वार्सा मतलब एक्ट है ये, तो उसका काम ये था कि इसको रोकना था। इसके साथ ही मतलब ये अपना सोवियत संघ प्रभाव बना रहा था, ये अपना बढ़ा रहा था। इसने भी एशिया में जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, पश्चिमी एशिया है, पूर्वी एशिया है, अपना प्रभाव जमाया। वही संगठन की नीति अपनाई, सेटो और सेंटो का मतलब यहाँ स्थापना करते हैं। इसी प्रकार जो चीन है और जो साम्यवादी चीन है और जो अपना सोवियत संघ है वो अपना प्रभाव जमा रहे थे। उत्तरी कोरिया है, उत्तरी वियतनाम है, इनमें। एक चीज़ और बताऊँ आपको, 1950 के बाद से सोवियत संघ व साम्यवादी चीन कौन सा था, साम्यवादी था। विचारधारा दोनों की एक ही है। साम्यवादी चीन में मनमुटाव चल रहा था। इस मनमुटाव चल रहा था और इनमें 1959 या 69 है, देखना है बार। मैं एक सॉरी मैं आपको बताऊं, ये 1969 में क्या होता है, इनके एक छोटा सा युद्ध भी होता है। यहाँ से ही तो फिर गुटनिरपेक्षता आंदोलन चलता है। उन्होंने देखा कि नहीं, जो अभी स्वतंत्र जो देश हुए थे, तो उन्होंने देखा कि नहीं, मैं न तो इसमें सम्मिलित होंगे, न इसमें सम्मिलित होंगे, अपना आर्थिक विकास करेंगे। दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ समझाया इसके बारे में, और आगे भी थोड़ा आपको बताऊंगा। ये श्रृंखला चल रही है, NCERT कंप्लीट करनी है 11th 12th की, ताकि बच्चों को थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।